आज के इस वन शॉट वीडियो में बच्चों हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज। अब देखिए, पॉवर्टी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है। और जब बात हमारे देश की आती है तो ये और बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते हो वर्ल्ड की नंबर 1 अब बन चुकी है, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेके कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल तरीके से नहीं है, जिस वजह से इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम इंडिया को फेस करने पड़ती है। तो ये चैलेंज कैसा है, इसके लिए हम क्या मेजर स्टेप उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको इस जानकारी में देखने को मिलने वाली। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात इंट्रोडक्शन के साथ, पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइवलीहुड लाइक अ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ईटीसी। तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी हम किसे कहते हैं? जब हमारे पास जो डेली रिक्वायरमेंट की जो चीजें हो उनकी कमी पड़ जाए। उसके अंदर हमारा फूड हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है। द पुअर कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेज और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड जुगीज इन अर्बन एरियाज। जो पुअर पर्सन होता है, अगर हम जब विलेज की बात करते हैं वो लैंडलेस हो सकता है जिसके अपनी खुद जमीन नहीं है। और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, शहरों की, तो झुग्गी में रहने वाले लोग हो गए। ये आपको दोनों साइड से ही पुअर देखने को मिलेंगे। इंडिया की बात की जाती है, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, यानी कि हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इंडिया इज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। जी हाँ, एक केंद्र है इंडिया गरीबी को लेकर। ये थोड़ी बात ऑकवर्ड सी लगती है कि यार हमारे यहाँ पे बिलियनर जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे नो डाउट कि प्रेजेंट टाइम में एक ग्रोइंग इकोनॉमिक हम बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वही चीज है ना कि रिसोर्सेज को लेके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंट है ना रिच वर्सेस पुअर का, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है। लोग कम टाइम में ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जने जो ज्यादा टाइम लगा के भी कम अर्न कर पा रहे हैं। इसलिए जब मेजरमेंट किया जाता है इनका, तो देखा जाता है कि पॉवर्टी जो लाइन है उसके नीचे कितने लोग आते हैं, उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो कितनी देखने को मिल रही है। तो ये तो इस लेसन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। यूजुअली द इंडिकेटर यूज्ड रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। जब हम गरीबी को देखते हैं तो दो चीजों को हम कंसीडर करते हैं, एक हो गया व्यक्ति की आय और दूसरा हो गया उसका कंजप्शन, यानी कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है। लेकिन आज के समय में ये जो डेटा है वो उसके अंदर थोड़ी चीजें और ऐड हो गई है। वो कैसे देखिए, बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल लाइक इलिटरेसी लेवल, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना, lack of journal resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water and sanitations। तो ये सारी जो चीज है वो भी हमें पॉवर्टी में आज के समय हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे जो सोशल साइंटिस्ट है वो दो तरीकों से अच्छे तरीके से पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन को लेकर और दूसरा बात करेंगे वल्नरेबिलिटी। तो देखिए क्या बात की गई है, सोशल एक्सक्लूजन में कहा गया फॉर एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी, अगर हम गरीबी की अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन इज अ वेरी यूजफुल। कैसे? देखिए, एज पर द कॉन्सेप्ट poverty must be seen in terms of the poor living only in poor surrounding with other poor people। अगर हमें गरीबी देखनी है तो ये ज्यादातर हमें वहीं देखने को मिलता है जहां पे बहुत सारे गरीब एक साथ रहते हैं, चारों तरफ गरीब ही गरीब आते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो उन लोगों से जो प्रॉपर तरीके से हेल्थी है, जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ है, उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। तो ये सोशल एक्सक्लूजन का पार्ट है, बिल्कुल सोसाइटी के अंदर ही है लेकिन उन लोगों से अलग रहते हैं। वल्नरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसे हम इनसिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। Vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than the other people, which is done due to earthquake or simply a fall in the availability of the jobs। इन चीजों की वजह से भी हमें देखने को मिल जाती है इनसिक्योरिटीज, जैसे कोविड-19 का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। अच्छे खासे जॉब करने वाले लोगों की भी एक तरीके से जॉब चलेगी, और रीजन आप इन्हीं से रिलेटेड
मान सकते हो। इसके अलावा अगर हम मेजरमेंट करें वल्नरेबिलिटी का, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कुछ कम्युनिटी की, जैसा कि आपने अक्सर सुना ही है, जैसे मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट हो गए, या फिर इंडिविजुअल हो गया, या फिर विडो और फिजिकली हैंडीकेप पर्सन, इन लोगों को भी इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर। तो ये जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को कुछ इन तरीकों से भी देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन को लेकर, गरीबी रेखा जिसे हम कहते हैं। पॉवर्टी लाइन इज अ वे विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर, यानी कि गरीबी रेखा क्या है, जिस एक तरीके से हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई पर्सन अगर इस लाइन के अंडर में है तो वो पुअर की कैटेगरी में आएगा। इट इज द मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी। इन दिस मैटर पॉवर्टी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन एंड इनकम लेवल ऑफ द पीपल। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करा था, अगर हमें किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि वो पुअर है या फिर नहीं है, तो हम दो चीजों को मेजर करते हैं, उसकी एक इनकम और उसका कंजप्शन, कि वो कितना कर रहा है। इफ द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ द इनकम एंड कंजप्शन ऑफ दिस लाइन, देन द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर। तो कहने का मतलब है, अगर उस पर्सन की इनकम और उसका कंजप्शन एक तरीके से जो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है उससे भी बिल्कुल कम जाता है, लाइन से कम जाता है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पुअर वाली कैटेगरी में रख देते हैं। ईच country uses an imaginary line that is considered appropriate for the its existing level of the development and its accepted minimum social norms। यानी हर देश क्या करता है, एक इमेजिनरी लाइन को कंसिडर करता है ये पता लगाने के लिए कि उसकी कंट्री के अंदर जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल से समझते हैं, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट, अगर कोई अमेरिका का बंदा है, अगर उसके पास कार नहीं है तो मे बी कंसिडर पुअर, यानी कि वो पुअर माना जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार स्टिल कंसिडर एज अ लग्जरी। अगर हमारे देश में तो आप जानते हो कि कार लेना एक लग्जरी चीज मानी जाती है, जो कि एक ड्रीम भी होता है, ठीक है। तो कितना ज्यादा डिफरेंट है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अब हम इंडिया के अंदर बात करें तो हम किस तरीके से मेजर करते हैं उसे समझिएगा। व्हाइल डिटरमिनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट ETC आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिडेंसेस। तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है जब हम पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करते हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीपल बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हमारी करेंसी से। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायरेबल कैलोरीज रिक्वायरमेंट। तो हमारे यहाँ पे इसे हम कैलोरी के बेसिस पे करते हैं। अब कैलोरी के बेसिस पे यानी कि जिससे हम जो कंजप्शन कर रहे हैं, चाहे इसके अंदर हमारी पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारी चीजें जो होती है उनको नीड होती है कैलोरी की, ठीक है। इनके सबके अंदर कैलोरी हमें देखने को मिल जाती है। अब इसको कैसे डिसाइड किया गया है, देखिए एक चीज और समझिएगा। द कैलोरीज नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, क्योंकि अलग अलग चीजों को इसमें कंसिडर किया जाता है, वन बेसिस पे नहीं हो सकता। द एक्सेप्टेड, अगर एवरेज की बात करें कैलोरी की रिक्वायरमेंट की इंडिया के अंदर, तो वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन के अंदर 2400 कैलोरी कंजप्ट करेगा, उसको रिक्वायरमेंट है, वो भी कौन से में, रूरल एरिया के अंदर। ऑन द अदर साइड अगर हम अर्बन एरिया के पर्सन की बात करें तो उसे 2100 कैलोरीज की नीड है पर डे के बेसिस पे। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ज्यादातर पॉपुलेशन तो रहती शहरों में है और कम पॉपुलेशन गांव में हमें देखने को मिलती है, लेकिन कैलोरी की नीड ज्यादा गांव वाले लोगों को, शहरों को कम, ऐसा क्यों है? सिंस पीपल लिविंग इन द रूरल themselves is a more physical work, क्योंकि ज्यादातर जो फिजिकल वर्क होता है वो रूरल पर्सन ज्यादा करते हैं। सो दैट इज द रीजन कि इनको हायर कैलोरीज की नीड होती है इंडिया के अंदर स्पेशली। तो ये तो हो गया हमारा पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड। होप्स कि आपको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब एक डेटा बताया गया जो कि है इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर परसेंटेज बताई गई है पॉवर्टी के बारे में। द पॉवर्टी रेशियो इन द ईयर 1973 जो कि था 55% एंड 30% इन 2009-10। 1973 में 55% तो बढ़ते बढ़ते जब 2009-10 आया तो ये 30% पे आ गया, विच शो, जो कि दिखाता है डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो।
तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें डिक्लाइनेशन देखने को मिला, गिरावट। पॉवर्टी रेशियो फर्दर कम डाउन अबाउट 26% इन 2000, जो कि 2000 में 26% था, एंड 36% इन 1994। इसका मतलब कि 1994 से 2000 तक कॉन्टिन्यूस तरीके से हमें एक डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा है पॉवर्टी रेशियो में। वल्नरेबल ग्रुप की बात करें, पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे की जाती है, तो वल्नरेबल जो ग्रुप्स होते हैं, जो इनसिक्योर होते हैं सोसाइटी के अंदर, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी इनके अंदर भी कंपटीशन होता है कि हम ज्यादा गरीब है, हम आपसे भी ज्यादा गरीब है। इन इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। जी हाँ, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन सोशल ग्रुप, सबसे ज्यादा हमें यही देखने को मिलता है। इन सेम डायरेक्शन रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इकोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, इनकी कंडीशंस भी। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है वो भी सबको इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया गया। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे यहाँ पे ओबीसी जो होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, इनको 27% गिवन है। जनरल कैटेगरी के अंदर भी ईडब्ल्यूएस सेक्शन आता है, इकोनॉमिकली जो व्हीकल सेक्शन है, इनको 10% दिया गया। इसके अलावा जो एससी होते हैं उनको 15% है, और एसटी को 7.5% है, और बाकी अदर फिजिकली हैंडीकैप के भी है। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो, अगर रिजर्वेशन देना सबको इक्वल दिया जा सकता था, नहीं, क्योंकि सबकी कैटेगरी क्या है यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द रीजन सबको मेजर करके ही ये जो फैसिलिटीज है उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया 2011-12 का। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी, और यहाँ पे उनके ग्रुप दे रखे हैं। जैसे अगर हम शेड्यूल ट्राइब एसटी की बात करें तो ये 43% के आसपास है। उसी तरह एससी वाले जो 29 हो गया। एवरेज इंडियन जो पॉवर्टी रेशियो में आता है वो 22 हो गया। कैजुअल लेबर फ्रॉम रूरल वाले की वो 34 है, और अर्बन वाले की भी 34 है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो हमें जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को लेकर। तो इसके अंदर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2012 का एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी इज सब्सटेंशियली डिक्रीज इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमें रैपिड तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला, तो इससे बहुत सारी कंट्री पे ग्लोबल लेवल पे जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस देखने को मिली है। यहाँ पे एग्जांपल चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बताई है, क्योंकि ये ऐसी कंट्री थी जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करती थी, लेकिन फिर बाद में जाके इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब रफ्तार तेज करी तो इन्होंने एक्सटर्नल पॉलिसी को भी फॉलो किया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि ओपन ट्रेड पॉलिसी को। ठीक है, इन चाइना नंबर ऑफ पुअर हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2008, क्योंकि 1978 में ही उसने ओपन ट्रेड पॉलिसी फॉलो करी थी, जिसमें वो डोमेस्टिक ने अब बाहर वालों को लोगों को भी एक तरीके से इनवाइट कर रहा था। तो जिसकी वजह से उनके यहाँ पे जो पॉवर्टी लेवल था वो धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, जो 2008 तक आते आते सिर्फ 14% तक रह गया, जो अपने आप में एक ह्यूज आप कह सकते हो कि अचीवमेंट है। इन एशियन कंट्री इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द डिक्लाइन हैज नॉट बीन रैपिड। तो यहां पर भी हमें एक तरीके से डिक्लाइनेशन देखने को मिला है पॉवर्टी के अंदर, बट फिर भी प्रॉपर तरीके से इन सभी कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल भी रैपिड तरीके से खत्म नहीं हुई है। इन इंडिया पॉवर्टी इज हायर देन द नेशनल एस्टिमेट, इट इज डन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर भी जैसे एससी अलग है, एसटी अलग है, ओबीसी अलग है, और रूरल वाले अलग है, अर्बन वाले अलग है। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें एस्टिमेशन देखने को मिलता है। वहीं लैटिन अमेरिका की बात करें, द रेशियो पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। तो ये कुछ आपके लिए डेटा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्या कारण है पॉवर्टी के, गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? देखो, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये 5 पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से समझ के जरूर जाइएगा, इन्हें लिख देना इनफ है आपके लिए। नंबर 1 है लो ग्रोथ रेट। जी हाँ, हम इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द रेट ऑफ ग्रोथ वॉज वेरी लो, विच वॉज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। देखिए, हमारी जो रूट थी उसे वीक करने का काम तो ब्रिटिशर ने ही किया था,
इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए, तो जब यहाँ से वो चले गए 150-200 साल की हुकूमत करके, तो अपने साथ बहुत सारी चीजें, इंडिया का पूरा खजाना ही अपने साथ लेके चले गए, जिससे कि इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसे काफी ज्यादा वीक कर दिया। और उनके टाइम पे ऑब्वियसली इन्वेंशन हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया था, लेकिन जो ग्रोथ रेट था वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम था। इसमें ज्यादा बेनिफिट जो था वो ब्रिटिशरों का था। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा है डिस्करेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो हमारे देश के अंदर जैसा कि आप जानते हो कि लोग घर घर में चीजें भी बनाते हैं, जिन्हें हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती है। मशीनों के आ जाने की वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। तो डिस्करेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ द पॉवर्टी, क्योंकि मशीनें सारा काम कर लेती है, जो लोगों के काम घर से होते थे वो अब नहीं हो पाते थे। द पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री लाइक अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पुअर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे इंडिया के अंदर, लोग घरों घरों में इन चीजों का यूज कर पाते थे। लेकिन जब इन्होंने प्रॉपर तरीके से डिस्करेज कर दिया, तो इससे कि यहाँ के लोगों की इनकम के ऊपर भी एक नेगेटिव असर देखने को मिला, यानी कि जो उनकी इनकम हो रही थी वो भी रिड्यूस होगी, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस इंडस्ट्रीज को हैंडीक्राफ्ट वाली बंद करने की कोशिश करी थी। एंड एन एजुकेटेड पर्सन कैन इजीली गेट जॉब इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री एज अ लेबर एंड सस्टेन हिज लाइवलीहुड, क्योंकि जो लोग गरीब थे, जो पढ़े लिखे नहीं भी थे, उनको भी इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छी खासी जॉब मिल जाती थी और अपना लाइवलीहुड अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाते थे। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने चीजों को दूर करने की कोशिश की, तो इनसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। डिस्करेजमेंट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज आल्सो मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। द हाउस होल्ड कैन इजिली अर्न मनी बाय द वे ऑफ द प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, इनको जब बैकफुट पे लाया गया तो लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंडिया के अंदर शुरुआत से ही बढ़ती चली गई। तीसरा था हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वैसे तो कंसीडर किया जाता है हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन को हर एक प्रॉब्लम के लिए, लेकिन जब बात पॉवर्टी की आती है तो ये और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक का एक रूल है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारे जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। अगर एक पर्सन के पास उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, उसकी नीड से ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज ज्यादा स्प्रेड होती है। यानी कि कुछ लोगों के पास तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज है, इस वजह से वो काफी रिच क्लास यानी कि अच्छी खासी लग्जरी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है तो सर्वाइवेबल अपनी लाइफ को कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। तो ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर बनता है, और गवर्नमेंट को भी एक मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं इन चीजों को सॉर्टेड करने के लिए। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ द लो लेवल ऑफ इनकम विच बिकम्स कॉज ऑफ पॉवर्टी। एंड फोर्थ है हमारा ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर इक्वल नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी इंडिया की जो वर्थ है, जो टोटल नेट वर्थ है, उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो हायर रिच है। अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो सिर्फ 5 से 6% ही जो प्रॉपर रिच कैटेगरी है इंडिया के अंदर है, बाकी सारे मिडिल क्लास है और पुअर कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब ये जो 5 से 6% जो हाईली रिच क्लास वाले हैं, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, इनकी वो बहुत ज्यादा इनकम है, जो कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी ये काम करता है, क्योंकि इनकी वेरियस इंडस्ट्रीज है। लेकिन वही है कि इनकम इनइक्वालिटीज की वजह से कुछ लोग होते हैं कि 1-2 घंटे काम करके भी उतना हाई इनकम जनरेट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा महीना काम करके भी वो इनकम को अचीव नहीं कर पाते जितना 1 घंटे वाला कर लेते हैं। इसमें बिजनेस, जॉब, हर टाइप की चीजें हमें देखने को मिल जाती है। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। देखिए हमारा देश जो है वो स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर के नाम से जाना गया, तो लैंड जो था वो हमारे खुद फार्मर्स के लिए बहुत ही प्रीशियस माना जाता है, क्योंकि वो उनके लिए वो एक सर्वाइवेबल चीज है, उससे अपनी वो जो लाइफ स्पेंड है वो अच्छे से कर पाते थे। लेकिन लैक ऑफ लैंड की वजह से और ज्यादा जो पॉवर्टी है उसका भी सामना हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंडिया के अंदर भी ज्यादा बढ़ी है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसमें हम कह सकते हो कि देश में गरीबी के कारण कुछ इस तरीके के रहे हैं। अब देखिए ये तो सारी चीजें होगी पॉवर्टी से रिलेटेड। क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई मेजर स्टेप नहीं उठाए? तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेजर स्टेप भी लिए गए हमारी गवर्नमेंट की साइड से, जो कि है एंटी पॉवर्टी मेजर। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर हम शुरुआत में 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक हो गया कॉमन, दूसरा हो गया इसके डिफरेंट पार्ट्स। एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% a year in 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s। तो ये 3.5% से 6% सिर्फ 10 से 20 साल के अंदर हमें एक तरीके से ग्रोथ
ग्रोथ देखने को मिली। विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी इज पॉसिबल। तो इससे ये लगाया गया कि चलो हमारे देश से गरीबी को हटाया जा सकता है क्योंकि हमने अच्छा खासा हाई रेट ऑफ ग्रोथ भी अचीव की है। It show a link between poverty reduction and economic growth. Therefore, promotion of the economic growth help to reduce poverty. जितना ज़्यादा आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे उससे क्या होगा, लोगों की जो पॉवर्टी जैसी चीज़ें हैं ना उनसे उन्हें छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन वही होता है ना, फिर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होने लग जाती है। जब लोगों के पास इनफ सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो पॉवर्टी जैसी जो सिचुएशन है वो उसमें नहीं आ पाएंगे। तो पहला तो हो गया प्रमोशन करना इकोनॉमिक ग्रोथ का। एंड सेकेंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, यानी कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट की साइड से स्कीमें निकालना जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से रिलेटेड हो, यानी कि जिसमें पॉवर्टी को दूर करने की बात की हो। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी मेजर स्टेप लिए है। नंबर 1 बात करें जो कि है नरेगा, इसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लाया गया था। सिंपली क्या था, देखिए, इट वाज लॉन्च इन सितंबर 2005 एंड इट्स प्रोवाइड 100 डे एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट। लेटर द स्कीम विल एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट। तो क्या था कि 2005 में इस स्कीम को लाया गया था जिसके अंदर 100 डे एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी हर एक रूरल पर्सन को, हाउस होल्ड को। और ये जो स्कीम लागू की गई थी स्टार्टिंग में 200 जिलों में, 200 डिस्ट्रिक्ट में लाई गई थी, जिसे बाद में बोला गया था कि इसे एक्सटेंड किया जाएगा 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑन 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, यानी 1/3 हर तीसरी जो जॉब होगी वो वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। इन दिस act, if an applicant is not provided employment within 15 days then she will be entitled to daily unemployment allowances। अगर किसी भी पर्सन को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसे 15 दिनों के अंदर जॉब्स नहीं मिलती है तो ऐसे में उनको क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। डेली बेसिस पे उसको पैसे दिए जाएंगे क्योंकि 100 डे वर्क की गारंटी खुद गवर्नमेंट दे रही है और ये आज भी एग्जिस्ट करती है ये वाली स्कीम। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो एस्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट guarantee funds and state employment guaranteed funds for implementation of the scheme। तो इसलिए ये लाई गई थी जो कि अपने आप में काफी ठीक माने जाते हैं और ये आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रूरल पर्सन के लिए। सेकंड था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। क्या था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1993। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो था क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। इट आल्सो हेल्प टू सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। तो PMRY का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो क्रिएट करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को उन लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे हैं बट वो अनएम्प्लॉयड है। और ये जो था स्पेशली रूरल एरिया और टाउन के लिए था जिसके अंदर स्मॉल बिजनेसेस और इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। अगर ऐसे लोग जिनके पास स्किल है लेकिन जॉब नहीं है, अगर वो अपनी स्किल का यूज इनमें करेंगे तो ऑब्वियसली इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, उनका भी भला होगा और उन लोगों का भी भला होगा जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है और वो एजुकेटेड भी नहीं है। इसके बाद था SGSY, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें क्या बात की गई थी, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1999. The objective of this program is help to rural people to organize themselves into self-help group by the way of promoting enterprises at the village level. Self-help group का मतलब 15 से 20 जनों की एक ग्रुप होता है जिसके अंदर वो गांव से रिलेटेड सबसे छोटा छोटा फंड जो होता है वो कलेक्ट करते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में उनको लोन प्रोवाइड कराने का भी एक मेजर डिसीजन लेते हैं और इसके साथ साथ इनका लो इंटरेस्ट भी काफी कम होता है, वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, डेवलपमेंट जैसी चीजें होती है। This program has to exit poor families above the poverty line. In this program, the government provides subsidy and bank credit to the rural people for generating the income. तो इसके अंदर खुद गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, बैंक में क्रेडिट दे रही है इन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वो इनकम को जनरेट कर सके। ये काफी अच्छी वाली है। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम REGP, ये सारी जो स्कीम है उनको आपको याद करके जाना है, समझ के जाना है क्योंकि एग्जामिनर कोई भी आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या बात की गई है, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1995। द टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड 25 लाख न्यू जॉब्स टू द रूरल एंड स्मॉल टाउन पर्सन अंडर द 10th 5-year प्लान। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1995 में था, जिसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि 25 लाख नई जॉब्स को रूरल और स्मॉल टाउन के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाना।
इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय यानी कि विलेज से रिलेटेड बात हो रही है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2000। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल बाय द वे ऑफ फोकस इन 5 क्रिटिकल एरियाज, जिसके अंदर उनकी प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इन 5 चीजों के ऊपर बात की गई थी जो 2000 में लाया गया था। एक तरीके से गांव के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अंदर सुधार यानी कि रिफॉर्म लाया जा सके। इसके अलावा थी SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसके अंदर दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन सितंबर 2001। द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड JGSY वुड बी मर्ज विद SGRY, जो हमने पहले करी थी ना, इसके साथ इसको मर्ज किया गया था। और इसका मेन जो एम था वो था वेज एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट, ताकि इन लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके और ये ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट कर सके। तो ये तो सारी स्कीमें थी एंटी पॉवर्टी मेजर्स के अंदर। होप्स हो कि आपको एक एक करके सारी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और ज्यादा होशियार बच्चे वो है जो इन स्कीम का माइंड मैप बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपसे पूछी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक होता है ना कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आगे हम बात करते हैं द चैलेंजेस अहेड, आगे के क्या चैलेंजेस है पॉवर्टी से रिलेटेड। पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडियाज मोस्ट कॉम्प्लेनिंग चैलेंज डिस्पाइट द प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो कहा जाता है कि भाई हमारे देश के अंदर पॉवर्टी जो है वो एक बड़ा इश्यू भी माना जाता है, क्योंकि सारा इसका रीजन माना जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि जो इनकम है वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है इतने टाइम से जो इंक्रीज होती जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉवर्टी का मेन रीजन माना जाता है। द पॉजिटिव सिचुएशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हमने बात करी थी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑफ द यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी। यानी अगर हम इन सबके लिए भला करेंगे तो ऑब्वियसली हमें रिजल्ट भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट होगा कि जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होती चलेगी अगर हम इन सभी सेक्शन के लोगों के लिए अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। स्पेशली वुमेन्स की बात ज्यादा आती है, क्योंकि स्टार्टिंग से उनका जो रोल था इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से एक वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज आई है और फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी तेजी से ग्रो की है, तो कहीं ना कहीं एक लिबरल थिंकिंग उनके माइंड में आई है कि सोसाइटी में उनका भी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट खुद इसके लिए भी इनिशिएटिव लेती ही रहती है। ठीक है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक सिचुएशन है जहां पे पर्सन के पास कोई जॉब नहीं है, हालांकि वो जॉब करना चाहता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो अ सिचुएशन ऑफ बीइंग जॉबलेसनेस व्हेन पीपल आर इन अ कंडीशन ऑफ विदाउट जॉब इन अ सिचुएशन ऑफ सीकिंग जॉब ड्यूरिंग रिसेशंस। तो ये चीज हमारे इसमें देखने को मिलती है। और चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों से काम कराना, चाइल्ड लेबर इज अ सिचुएशन वेयर अ चाइल्ड इज एम्प्लॉयड फॉर अर्निंग मनी। जी हाँ, बच्चे पैसे कमा रहे हैं, तो गलत बात क्या है? गलत बात यह है विच इज द मेंटली, फिजिकली एंड सोशली डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन। चाइल्ड लेबर इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उनको स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, तो ऐसे में बच्चों को वो काम पे लगा देते हैं, स्कूली एजुकेशन उनकी खत्म हो जाती है, मेंटली, फिजिकली, सोशली वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में वर्क कर रहे होते हैं जिससे कि चलो सर्वाइवल वाली चीजें तो पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि वो इनकम कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम इन्वेस्टेबल नहीं है, बस वो सर्वाइवेबल है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इन्वेस्टेबल है। अगर आज बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा अर्निंग करेगा, तो वो अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ही अर्निंग करने लग जाएगा, कोई स्किल को अच्छे से लर्न नहीं करेगा, तो ऐसे में प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो वो जो सर्कल है उस सर्कल से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, जिसे हम ट्रैप कहते हैं कि आप लिमिटेड टाइम की अर्निंग देख लीजिएगा या फिर लाइफ टाइम वाली। बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क चिल्ड्रन कैन नॉट बी लिटरेट एंड ही शी इज अनेबल टू मेक हिज हर फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज होगी। इसके अलावा इलिटरेसी, देखिए इलिटरेसी भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब हमें पता चलता है कि 90s वाले पेरेंट्स से कि जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस समय एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती थी, लेकिन आज के समय कितना तेजी से एजुकेशन ग्रो करती जा रही है। तो आप देखते हो कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन को लेकर या चीजों को अंडरस्टैंड करने के अंदर एजुकेशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे में इलिटरेसी का मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसकी कैटेगरी में आता है। इलिटरेसी द कंडीशन वेयर अ पर्सन आर एबल टू रीड एंड राइट। इन इंडिया लिटरेसी इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। पढ़ा लिखा होना ना होना भी कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या है देश के लिए। ठीक है,
तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और एक डेटा आपके लिए बताया गया है पॉवर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड इंडियन स्टेट के अंदर, कि कौन से स्टेट के अंदर पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है कम है। आप देख सकते हो ये है इकोनॉमिक सर्वे 2020 एंड 21 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग ये सभी स्टेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसके अंदर बिहार के अंदर 33%, उड़ीसा के अंदर 32%, असम 31%, मध्य प्रदेश हो गया 31%, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 29%। अगर आप इन सभी स्टेट को देखोगे ये हाईयर पॉपुलेशन वाले स्टेट भी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में। कर्नाटक की बात करें तो जो कि साउथ इंडिया का, वहां पे 20% के आसपास। वेस्ट बंगाल में रिड्यूस होते जा रहा है ये डेटा, यानी कि जो मेजर स्टेट है बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश में पॉवर्टी ज्यादा है, जबकि कर्नाटक, वेस्ट बंगाल में भी ये रिड्यूस होते जा रही है। महाराष्ट्र में 70%, गुजरात में ज्यादातर बिजनेस ज्यादा चलता है तो 16% हो जाता है, राजस्थान में और रिड्यूस हो जाता है 14%, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है तो 14%, तमिलनाडु जो कि साउथ इंडिया का लिटरेट स्टेट माना जाता है 11%, हरियाणा में भी 11%। जी हाँ, एक मैंने आपको चैप्टर बताया था जिसके अंदर हरियाणा, केरला और बिहार का एग्जाम्पल भी दिया था आपको। इसके अलावा दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो 9% है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया का स्टेट 9%, पंजाब के अंदर 8%, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेट करती है वहां पे, 80% से ज्यादा खेती तो सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही हमें देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट है तो 8% है। इसके अलावा केरला हो गया 7%, और ऑल इंडिया के अंदर जो गरीबी बताई गई थी वो 21% के आसपास बताई गई थी। ठीक है, तो ये पॉवर्टी रेशियो होता है एज पर द सेंसस 2011। तो ये थे हमारे पॉवर्टी एज अ चैलेंज से रिलेटेड। होप सो कि आपको इस वन शॉट वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।